जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल 5 जनने फॉर ऑल पे। जैसा कि भूगोल की कक्षाएं आपको चल रही थी और हिमालय पे हम चर्चा कर रहे थे, तो अगले पड़ाव में आज फिर से हम हिमालय को लेके आए हैं। एक वीडियो और हिमालय पे बनेंगे, क्योंकि अब इसके बाद आपको हिमालय के दर्रे और ग्लेशियर के बारे में बताना है। और ये नदियों के अनुसार हिमालय का विभाजन, दूसरा पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, ये कुछ पार्ट बच गए थे पिछले वीडियो के, तो आज उस पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। इसी के साथ अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। आइए, तो नदियों के अनुसार हिमालय का विभाजन किसने बताया? तो बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने हिमालय की उत्पत्ति पर अपनी थीसिस लिखी, अपनी थ्योरीज लिखी हैं। सिडनी बुराड़ ने हिमालय को नदियों के अनुसार भी विभाजित किया है। यानी कि ये तो विभाजन खैर है, ये हिमालय का विभाजन है। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय यानी पार हिमालय, काराकोरम लद्दाख जास्कर। वो दे देगा प्रश्न में कि दक्षिण से लेके उत्तर से लेकर दक्षिण तक इन श्रेणियों को बताएं, तो दे देगा काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। तो आप क्या करेंगे? पहले तो पीर पंजाल लगाएंगे नहीं, तो इसीलिए मैं याद करवा रहा हूँ काराकोरम लद्दाख जास्कर। यही काराकोरम श्रेणी आगे चल के कैलाश श्रेणी के नाम से जानी जाती है, जो कि तिब्बत में मैंने बताया था। तो ये देखते हैं कि सिडनी बुराड़ साहब ने क्या कहा। तो आप देख रहे हैं काराकोरम लद्दाख और जास्कर के बीच से एक नदी बहती है, सिंधु नदी, जो तिब्बत के चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और पाकिस्तान में, हमारे भारत होते हुए पाकिस्तान में निकल जाए। सिंधु जल समझौते के बारे में भी हम सेपरेट वीडियो लाएंगे कि आखिर कितना जल हम यूज करते हैं और हमें क्या फायदा है और पाकिस्तान को क्या फायदा है। हमें फायदा नहीं, हमें घाटे, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा है। 80% पानी पाकिस्तान ले जाता है, 20% हम ले जाते हैं। हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं कि यहाँ पानी रोक सके। क्यों? क्योंकि ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, एक तो 12 महीने ये हिम से ढका रहता है और दुर्गम पहाड़ियाँ, वहाँ अपना डैम या प्लांट कोई कंपनी डालने को तैयार नहीं होती, इसलिए हम उनका पानी रोक नहीं पाते। तो उस पर चर्चा करेंगे हम। आज हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियों के अनुसार हिमालय का विभाजन हुआ। तो सिंधु नदी से लेके सतलज नदी का भी उद्गम स्थल लगभग जहां से सिंधु है वही है। अंतर यही है कि ये चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, सतलज नदी राकसताल से निकलती है और ये भारत में इंटर करती है। और भारत में इंटर करने के बाद ये हिमाचल होते हुए, पंजाब होते हुए फिर कश्मीर, अपने पाकिस्तान में निकल जाती है। तो बुराड़ साहब ने कहा कि सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक कौन सा हिमालय? कश्मीर हिमालय। सतलज नदी से लेकर काली नदी तक, काली नदी का उद्गम स्थल नेपाल में कहा? बृहद हिमालय से काली नदी का उद्गम स्थल होता है। सतलज नदी से लेकर काली नदी तक इन्होंने बताया कि कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। काली नदी से लेके आप यहां देख रहे हैं सिक्किम में यहां एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। सिक्किम में यहां एक ग्लेशियर, यहां से एक नदी निकलती है, तीस्ता नदी, जो सीधा आपका आसाम होते हुए और बांग्लादेश में एंटर करती है। और तीस्ता ब्रह्मपुत्रा की भी सहायक है। ये दोनों नदियां मिलती हैं और आगे जब बढ़ती हैं तो गंगा, जो कि बांग्लादेश में पद्मा कही जाती है, पद्मा से मिलके और तीनों नदियों का एक समूह एक बिंदु में आती है, यानी कि एक साथ मिलती हैं और आगे मेघना के नाम से ये बे ऑफ बंगाल में अपने आप को निक्षेपित करती है। तो नदियों में चर्चा करेंगे। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक इन्होंने बताया नहीं कि पूरे नेपाल का पार्ट है, पूरे नेपाल का, थोड़ा सा सिक्किम का ये पार्ट है। काली से लेके तीस्ता यानी कि सिक्किम में चुम्बी घाटी का मैंने नाम बताया, पतली सरकरी घाटी है, पिछली वीडियो में चर्चा की है। वहां तक कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। और तीस्ता नदी से लेके और दिहांग तक, यानी कि तीस्ता नदी से दिहांग यानी सांगपो को भारत में जैसे इंटर करती है, दिहांग विहांग दो शाखा है, दिहांग और विहांग दो शाखाएं यहां इसकी विभाजित होती हैं। तो इसको दिहांग
नदी कहा जाता है जब अरुणाचल में जस्ट एंटर करती है। जैसे ही असम के मैदानी इलाकों में आती है वहां इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। यानी कि तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक कौन सा हिमालय? बुराड़ साहब के अनुसार असम हिमालय। उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि नदियों के अनुसार इस हिमालय का विभाजन सिंधु से सतलज तक कश्मीर हिमालय, सतलज से काली तक कुमायूं हिमालय, कुमायूं से तीस्ता तक नेपाल हिमालय और तीस्ता से दिहांग तक कौन सा हिमालय? असम हिमालय। तो ये था हिमालय की नदियों के अनुसार विभाजन। एक छोटा सा पॉइंट है, कश्मीर घाटी में 3 तीर्थस्थल है, जैसा कि आप जानते हैं, अमरनाथ, वैष्णो देवी और एक ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये प्रश्न पेपरों में, कई पेपरों में पूछ लिया जाता है कि आखिर चरारे शरीफ किस राज्य में है? तो ये कश्मीर घाटी में है। ये मुस्लिम तीर्थस्थल है, एकमात्र मुस्लिम तीर्थस्थल। कौन सा? चरारे शरीफ, कश्मीर घाटी में। अब आ जाते हैं हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियों पे। जैसा कि मैंने बताया था, ओबोर, मिसमी, जो ये श्रेणियाँ, 4 श्रेणियाँ हैं आपकी, ओबोर, मिसमी, ये सब जो श्रेणियाँ हैं ये अरुणाचल में है। ये किसकी है? शिवालिक की है। लेकिन हिमालय का विस्तार, हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। कहाँ से? दिहांग गाज से। दिहांग गाज से दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और पूर्वोत्तर पहाड़ियों का पहाड़ियाँ जो बनी है इसमें 2 शाखाएं निकलती है। एक पूर्वोत्तर राज्यों में होते हुए नीचे चली जाती है, एक शाखा अराकानियोमा जो म्यांमार होते हुए आपका अंडमान निकोबार तक, और ये पूर्वोत्तर वाला भी अंडमान निकोबार तक द्वीपों में विभाजित हो जाता है। तो उसमें आप देख रहे हैं ये अरुणाचल में ये पहाड़ियां हैं, कौन सी? 4 तो ये और एक पटकोई बूम। नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में आपकी मिजो पहाड़ी, और एक बीच में और पहाड़ी आपको दिख रही है, लेमाटोल। तो पटकोई बूम, नगा, लेमाटोल, मिजो, ये पहाड़ियां आपकी पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां हैं ये समानांतर यानी कि एक क्रम में है, जो कि पटकोई बूम अरुणाचल में है, नागालैंड में नागा है, आपकी लेमाटोल है, मिजोरम में मिजो है। आप देख रहे हैं लेमाटोल से पश्चिम में एक श्रेणी है जिसका नाम है बराई पहाड़ी। कौन सी श्रेणी? बराई पहाड़ी। ध्यान रहे, ये बराई पहाड़ी हिमालय का भाग नहीं है। ये बराई पहाड़ी हिमालय का भाग नहीं है। उसके और आप उत्तर में देखेंगे तो आसाम में यहाँ 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी रेंगमा पहाड़ी, दूसरी मिकिर पहाड़ी। रेंगमा पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी कहाँ है? असम में। ये भी हिमालय का पार्ट नहीं है। आपको यहाँ 3 छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही हैं। ये मेघालय है। मेघालय की राजधानी कहाँ? शिलोंग कहाँ स्थित है? तो 3 पहाड़ियां हैं जिसमें गारो, खासी, जैंतिया। जैसा कि मिकिर और ओबोर जनजातियां हैं अरुणाचल में, वैसे ही 3 जनजातियां पाई जाती हैं आपकी कहाँ? मेघालय में, जहां गारो, खासी और जैंतिया। खासी पहाड़ी पे ही शिलोंग यानी कि जो राजधानी है मेघालय की स्थित है। ये भी हिमालय का पार्ट नहीं है। ये शिलोंग का पठार कहा जाता है। पठार यानी आप कहेंगे कि सर पठार तो आपने इधर बताया था। तो जी हाँ, पठार की संरचना मैंने जो बताई थी मित्रों, वो जरा एक बार थोड़ा सा और ओवरव्यू समझ लीजिए। पठार में हम चर्चा करेंगे। पठार की संरचना हमने बताई थी कि ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत के पठार में पूर्व की जो पहाड़ी है राजमहल पहाड़ी कही जाती है। राजमहल पहाड़ी ये बांग्लादेश से लेके ये पूरा शिलोंग, थोड़ा बहुत आसाम तक थी। यानी कि शिलोंग का पठार प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। ये कैसे अलग हुआ? आपका प्रश्न आ रहा होगा, तो समझिए कैसे अलग हुआ। ये प्रायद्वीपीय पठार यानी प्राचीनतम भाग है। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो नदियां हैं, ये बीच में बांग्लादेश प्लेन है। प्लेन यानी कि बांग्लादेश में कोई पहाड़ी नहीं। बांग्लादेश नदियों का देश कहा जाता है और पाकिस्तान नहरों का देश कहा जाता है। तो बांग्लादेश प्लेन है, एक भी पहाड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी संरचना, जो भी नदी हिमालय से निकल रही है, गंगा नदी तंत्र में बहुत सी नदियां आप देखते हैं
यमुना है, आपकी सिंध है, बेतवा है, ये सारी यहाँ से मिलती हैं, आपकी रामगंगा नदी है। और लेकिन ये मुख्यतः ये कौन सी धारा में आ जाती है, तो जब बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा, और बांग्लादेश पद्मा जब बे ऑफ बंगाल में आती है तो सुंदरवन का डेल्टा वहीं बनता है, यानी कि बंगाल और बांग्लादेश के तटीय सीमा पे सुंदरवन का डेल्टा बनता है। एक समय ऐसा था, एक समय ऐसा होगा जब ये पठार यहां तक होगा, नदियों द्वारा उस पठार को काट के, जैसे कि अभी दर्रा पढ़ाएंगे तो बताएंगे, नदियों का काम क्या है, पहाड़ियों को काटना, ऊंचाई से नीचे तल को प्राप्त करने के लिए पहाड़ियों को काटती रहती हैं, अपना अपने सतत वाहिनी की तरफ बहती रहती हैं। हिमालय की नदियों की बात कर रहा हूं। नदियों द्वारा इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार को काट दिया गया और समतल सपाट जमीन यानी कि गाद और अवसाद, अवसाद कैसे, हिमालय से नदियां गिर रही हैं, हिमालय से गिर रही हैं तो स्थल से होते हुए यानी कि जो इन राज्यों से होते हुए जो अवसाद और गाद, अवसाद यानी बालू लेके आती हैं, कंकड़ पत्थर लेके आती हैं, वो यहाँ निक्षेपित, क्यों, क्योंकि यहाँ नदियों में बहाव कम हो जाता है, क्योंकि ये तल को प्राप्त होती हैं। डेल्टा और एस्चुरी के बारे में भी डिफरेंसेस बताएंगे। तो जब तल को प्राप्त हो गई तो अपना सारा निक्षेप छोड़ दिया, क्योंकि अब उनके में उतनी क्षमता नहीं रहती कि उसको आगे बढ़ा सके। इसीलिए आप सुंदरवन के डेल्टा को कभी जूम करके देखिएगा या फिर 3D में देखिएगा उसको, तो यहाँ कई शाखाएं मिलती हैं सुंदरवन के डेल्टा पे, वृक्ष नुमा आकार की। ये कई शाखा क्यों है, क्योंकि तल को प्राप्त हो रहे, गाद और अवसाद के कारण पानी का तल समुद्र के तल से अब बराबर यानी कि वो तल को प्राप्त हो रहा है, इसलिए वहां नदियों का दबाव कम हो जाता है। तो एक समतल सपाट संरचना बना दी, वही बांग्लादेश बना। और इसको कहा क्या जाता है, शिलांग के पठार और राजमहल पहाड़ी के बीच का जो गैप है उसको हम शिलांग राजमहल गैप भी कहते हैं और इसको मालदा गैप भी कहते हैं। शिलांग राजमहल गैप भी कहते हैं और इसको मालदा गैप भी कहते हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि आखिर ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ये शिलांग पठार। और एक महत्वपूर्ण बात, शिलांग के पठार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जनजातियों के बारे में मैंने बताया कि गारो, खासी, जैंतिया जनजातियां पाई जाती हैं यहाँ, और खासी पे शिलांग यानी कि जो राजधानी है वो स्थित है। और एक महत्वपूर्ण बात है, गारो, खासी, जैंतिया यानी कि खासी पहाड़ी पे चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी अत्यधिक वर्षा जहां होती थी, वो कुछ समय पहले तक का डाटा था, सबसे ज्यादा अत्यधिक वर्षा पूरे विश्व में चेरापूंजी में होती है। लेकिन अब उसके थोड़ा सा और थोड़े से दक्षिण में चेरापूंजी में ही एक जगह का नाम है मासीन राम, जहां विश्व की अत्यधिक वर्षा होती। क्यों होती, जरा समझिएगा। ये जो शिलांग के पठार की ये आप 3 पहाड़ियां देख रहे हैं, ये एक्चुअली यानी कि ये वास्तविक रूप से जैसे मैंने बनाया वैसे नहीं है, ये कीपाकार आकार की पहाड़ियां हैं। कीपाकार यानी एक यहां, एक यहां और एक यहां। इसको अगर आप मिलाएंगे, सॉरी थोड़ा बड़ा बना दें, ये कीपाकार आकार की पहाड़ियां हैं। यानी कि जब मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब हमारे भारत में एंटर होता है, यानी कि ये अरब बे ऑफ बंगाल की शाखा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पढ़ाएंगे तो बताएंगे, बे ऑफ बंगाल की शाखा जब भारत के भूभाग से टकराती है तो वो सर्वप्रथम शिलांग के पठार से टकराती है। और शिलांग के पठार से टकराने के बाद जो यहाँ ये पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी और जैंतिया, ये 3 पहाड़ियां जो है वो उसके प्रभाव को अपने यानी कि इसमें हवाएं फंस जाती हैं और यहां वर्षा अत्यधिक करा देती है। जो बची खुची होती है वो पठार के ऊपर जब उठेंगी तब हवाएं आगे बढ़ती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब पूर्वोत्तर में एंटर करने वाला होता है और शिलांग के पठार से टकराता है तो कीपाकार आकार होने के कारण, इन तीनों पहाड़ियों के कीपाकार आकार होने के, जैसे 3 तरफ से घेर लिया गया, दुश्मनों को 3 तरफ से घेर लिया गया है, एक तरफ से भागने का रास्ता छोड़ दिया गया, लेकिन वो तब तक नहीं भाग जाएगा जब तक हवाएं बदल नहीं जाएंगी। यानी कि ये तो दक्षिण पश्चिम मानसून है, अब ऐसा तो है नहीं कि यहां से नहीं यार तुम थोड़ा सा चेंज हो जाओ,
यहाँ टकराएगा और अत्यधिक वर्षा कराएगा। इसी वजह से बीच वाली पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये खासी पहाड़ी पे शिलोंग है, और इसी शिलोंग खासी पहाड़ी पे ही चेरापूंजी है, चेरापूंजी में ही मासिनराम है, जहाँ विश्व की अत्यधिक वर्षा होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, अपने दोस्त मित्रों को बताते रहिए। इस यूट्यूब पे, इस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेशन मिल रहा है वो बताते रहिए, दूसरों तक पहुंचाते रहिए। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।